नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो हमने बड़े घर की बेटी पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इसके लेखक है प्रेमचंद्र जी। तो इसमें अब तक पहला, दूसरा और तीसरा भाग का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के दिन हम बड़े घर की बेटी इस पाठ का चौथा और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर इसके पहले इस पाठ में आने वाले पात्रों के बारे में और एक बार फिर जानकारी हम लेते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह के पिताजी। श्रीकंठ बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे, लाल बिहारी सिंह बेनी माधव सिंह के छोटे बेटे, भूप सिंह आनंदी के पिता। आनंदी श्रीकंठ की पत्नी। ये 5 पात्र इस पाठ में हैं। तो चलिए अब हम चौथे भाग का अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, चौथे भाग में देखिए, जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए हुए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, श्रीकंठ का छोटा भाई लाल बिहारी सिंह झगड़ा होने के कारण क्षमा मांगने के लिए आनंदी के द्वार पर खड़ा है। तो उसी समय बाहर से श्रीकंठ सिंह आ जाते हैं। आंखें लाल किए बाहर से आए। आंखें लाल करना यानी कि उन्हें क्रोध के मारे, उन्हें बहुत ही गुस्सा चढ़ गया है। गुस्से के मारे बाहर से अंदर आ जाते हैं और भाई वहां पर दरवाजे के सामने खड़ा देखकर, लाल बिहारी सिंह दरवाजे के सामने खड़ा देखकर अथवा उन्हें देखते हैं और घृणा से, तो छात्रों घृणा इस शब्द का अर्थ है तिरस्कार। तो घृणा से आंखें फेर ली, आंखें मोड़ ली और कतरा कर निकल गए। कतरा यानी कि इस शब्द का अर्थ है बाजू देकर जाना, यानी कि साइड देकर जाना। तो अपना छोटा भाई लाल बिहारी सिंह को देखते ही यहां पर उन्होंने कतरा कर वहां से निकल जाते हैं, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। यानी कि परछाई यानी कि छाया, छाव, अथवा कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, नेरळू। तो उनकी परछाई से दूर भागते हो, ऐसे उन्हें कतरा कर चले जाते हैं। तो आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, यानी कि शिकायत इस शब्द का अर्थ है कंप्लेंट। तो आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पश्चाताप हो रहा है उन्हें। वह स्वभाव से ही दयावती थी। दयावती यानी कि पर करुणाजनक, करुणामयी, दया दिखाने वाली, दूसरों के प्रति हमदर्द दिखाने वाली। तो यहां पर आनंदी का स्वभाव कैसा है, करुणामयी है वह। उसे यहां पर इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आनंदी को क्या हो गया था, यानी कि पर तनिक, यानी कि थोड़ी सी भी जैसा पर भनक नहीं थी, ध्यान नहीं था, बात इतनी बढ़ जाएगी। छोटा सा झगड़ा था लेकिन बात इतने हद तक बढ़ जाएगी, यह उन्होंने कदाचित यानी कि कभी भी सोचा नहीं था। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं, यानी कि पति यानी कि श्रीकंठ, अपने पति श्रीकंठ के ऊपर वह गुस्सा कर रही थी, क्रोध कर रही थी कि इतने क्यों वह गर्म हो चुके हैं, इस झगड़े को इतना क्यों वह सीरियसली ले रहे हैं, ऐसे उन्होंने मन में है सोच रही थी। उस पर यह भय भी था
यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी। तो आनंदी को और एक भय सता रहा है। कौन सा भय? यहाँ पर श्रीकंठ सिंह इलाहाबाद यहाँ पर बुलाते हैं अथवा चलने के लिए कहते हैं, तो मैं वहां जाकर कैसे रहूंगी। मैं तो गांव में रह चुकी हूं, उस शहर में कैसे रहूंगी, इसका भय आनंदी को सता रहा है। वहां के लोग कैसे होंगे, सभी लोग अनजान लोग, किसी का परिचय नहीं था, तो मैं वहां पर जाकर अकेली घर में कैसे रहूंगी। इस बात का डर भी अब आनंदी को सताने लगा है। उस पर यह भय भी सताने लगा था। तो इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी पानी हो गया। यानी कि लाल बिहारी क्षमा मांगने के लिए दरवाजे के बाहर आकर खड़े हैं और फिर से आनंदी उनकी यहां पर साउंड यानी कि ध्वनि सुनती है, उनकी पुकार सुनती है। कैसी पुकार? यानी कि दरवाजे पर खड़ा होकर वह कहता है कि मैं अब जाता हूं, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ, मुझसे जो कुछ गलत हुआ उसको आप क्षमा कीजिए। तो ऐसे कहने के बाद लाल बिहारी आनंदी के मन में थोड़ा सा यहां पर क्रोध रह गया था, थोड़ा सा गुस्सा रह गया था, वह भी पानी हो गया। पानी हो गया यानी कि यहाँ पर गुस्सा खत्म हो जाना, अथवा कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, पानी होना, यानी कि क्रोध भी पानी होना। इसका कन्नड़ में अर्थ है मनस्सु करगी होगुवदु, यानी कि बचा थोड़ा सा मैल जो शरीर में था, थोड़ा सा बचा हुआ जो शरीर जैसा पर मन में क्रोध जो था वह भी समाप्त हो गया। किसके प्रति? लाल बिहारी के प्रति। वह भी रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। यानी कि मन का जो मैल होता है तो उससे धोने के लिए नयन जल यानी कि अश्रु ही काफी है, उसको साफ कर देते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं। मन के मैल की सफाई करने में 2 आंसू ही अथवा 2 आंसुओं के बूंदे ही काफी है। तो देखिए आगे, श्रीकंठ को देखकर आनंद ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो श्रीकंठ को देखते ही आनंदी उन्हें बता देती है कि लाला क्या कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर बहुत रो रहे हैं। तो उसका जवाब श्रीकंठ देते हैं कि तो मैं क्या करूं। तो जवाब देने के बाद आनंदी कहती है, भीतर बुलाओ, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया। तो आनंदी अपने आप को खुद को कोस रही है कि मैंने यहां पर यह कहां से झगड़ा मोल लिया, मेरी जीभ को आग लगे, ऐसे खुद को आनंदी कोसने लगती है। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। तो उसके जवाब में फिर से श्रीकंठ कहते हैं, मैं नहीं बुलाऊंगा। यानी कि श्रीकंठ को अभी भी क्रोध है, अभी भी उसके मन में गुस्सा है लाल बिहारी के प्रति, इसलिए वह गुस्से के मारे लाल बिहारी को अंदर बुलाने के लिए तैयार नहीं है। तो आनंदी कहती है, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। यानी कि आनंदी कहती है लाल बिहार यहां पर श्रीकंठ से, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, प्रायश्चित हो गया है, अपने किए पर पछता रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं यहां से भी वह चल दे। तो उसी समय श्रीकंठ न उठे, वहां से श्रीकंठ उन्हें अंदर बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है, वहां से नहीं उठते हैं। तो इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें दिखाऊंगा। तो फिर से यहां पर बाहर से आवाज आ जाती है कि लाल बिहारी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अपनी भाभी से कहता है, भाभी
भैया को मेरा आखिर का प्रणाम कह दो, मैं अब जाने वाला हूं। भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाना चाहता हूं, तो अब मैं यहां से चला जाता हूं, ऐसे कहता है। तो लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा, वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ जाता है, यानी कि बाहर के रास्ते की ओर, बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। गुस्से के मारे वह घर छोड़कर जा रहा है। तो अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। तो लाल बिहारी जब घर से जा रहा था तो उसी समय शीघ्रता से बाहर आ जाती है आनंदी और उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहां पर ही रोक लेती है। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। तो भाभी ने उनका हाथ पकड़कर रोका है बाहर जाने से। तो पीछे मुड़कर भाभी की तरफ मुड़कर घूमकर वह भाभी से कहता है, यानी कि आनंद से कहता है, मुझे जाने दो। यानी कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंखें आंसुओं से भरे हुए हैं, तो वह कहता है मुझे जाने दो। तो आनंदी उन्हें कहती है, कहां जाते हो? लाल बिहारी उन्हें जवाब देता है, कहां जहां कोई मेरा मुंह न देखे, यानी कि मैं जहां मेरा मुंह नहीं देखे वहां पर चला जाना चाहता हूं। तो आनंदी कहती है, मैं जाने न दूंगी, मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगी। आनंदी कहती है। तो लाल बिहारी कहती है, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं, यानी कि मैं आपके साथ, यानी कि भाभी और भैया के साथ रहने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं उचित नहीं हूं, मेरी योग्यता नहीं है, ऐसे लाल बिहारी कहता है। तो उसी समय आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें मेरी कसम है, ऐसे कह देता है, तुम्हें मेरी शपथ है, अगर एक पग भी आगे न बढ़ाना, यानी कि अब एक पग भी आगे न बढ़ाना, ऐसे कह देती है। पग इस शब्द का अर्थ है यहां पर ಹೆಜ್ಜೆ, कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, ಹೆಜ್ಜೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಡ। तो वहां पर वह कह देता है कि एक पग भी तुम आगे मत बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। यानी कि लाल बिहारी अपने भाभी से कहता है, मुझे यह मालूम होना चाहिए, मुझे यह पता चलना चाहिए कि भैया का मेरी तरफ से उनका मन साफ हो गया है, यानी कि मेरी तरफ से उनका गुस्सा खत्म हो गया है। यह मालूम होने पर ही मैं इस घर में पैर रखूंगा, नहीं तो मैं इस घर में कभी भी पैर नहीं रखूंगा। तो यानी कि लाल बिहारी को यहां पर कहना है कि यहां पर श्रीखंड को लाल बिहारी से जो गुस्सा है, जो उसके प्रति उन्हें क्रोध है, तो जब तक वह क्रोध रहेगा तब तक मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूंगा, ऐसे कौन कहता है? लाल बिहारी। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। तो आनंदी यहां पर क्या कहती है? यहां पर मैं ईश्वर को साक्षी, यानी कि भगवान को साक्षी देकर कहती हूं तुम्हारे प्रति, अथवा तुम्हारे ओर से मेरे मन में तनिक भी, थोड़ा सा भी मैल नहीं है, ऐसे वह कह देती है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघलना यानी कि करेगी होगोदु। तो उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। जब श्रीकंठ का भी क्या हो जाता है? हृदय, उनका भी दिल अपने भाई लाल बिहारी के प्रति पिघल जाता है। उनमें जो गुस्सा था वह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को आकर गले लगा देते हैं, आलिंगन में भर लेते हैं।
तो गले लगाने के बाद दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोते हैं। दोनों भाई यहां पर फूट फूट कर रोना, बिक्की बिक्की अड़ुअदू, तो फूट फूट कर रोते हैं। तो लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, यानी कि सिसकियां लेते हुए कहा, रोते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप मुझसे आप जो दंड देंगे मैं सहस्र स्वीकार करूंगा। यानी कि लाल बिहारी अपने बड़े भाई श्रीकंठ सिंह के गले लगकर दोनों आपस में रो रहे हैं। तब लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई श्रीकंठ सिंह से कहते हैं कि भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके बदले तुम मुझे जो दंड देना चाहते हैं दे दो, तुम मुझे जो शिक्षा देना चाहते हो दे दो, तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो दे दो, मैं इसे स्वीकार करूंगा, सहस्र स्वीकार करूंगा, लेकिन कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, यह बात मत कही है। ऐसे यहां पर कौन कहता है? लाल बिहारी सिंह। तो श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में, वह भी रो रहा है, तो कांपते हुए स्वर में, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। यानी कि अपने भाई को प्यार से लल्लू कहकर पुकारते हुए वह कहता है, इस बात को, इस झगड़े को तुम बिल्कुल ही भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा जीवन में, जिंदगी में। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे, यानी कि बाहर की ओर गए थे, बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। यानी कि दोनों भाई जो है श्रीकंठ और लाल बिहारी दोनों गले मिलकर रो रहे हैं। तो इसी दृश्य को देखते हुए वह पुलकित हो जाते हैं। पुलकित हो जाना यानी क्या? पर बहुत ही प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, वह खुश हो जाते हैं। बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेते हैं। तो उन्होंने बोलते हैं कि वहां पर वह बोलते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है जो बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। यानी कि जो बड़े घर की बेटियां कैसी होती है? वह घर जो बर्बाद होता है उसे बर्बाद नहीं होने देती है, उस घर को फिर से बना लेती है। तो गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, यानी कि जिसने यह खबर अथवा जिसने उन्होंने जानकारी सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंद की उदारता को सराहन किया अथवा सराहा, अथवा आनंदी को यहां पर उनका तारीफ करती है। ऐसे कहते हैं तारीफ करके कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो छात्रों, यहां पर हम देखें तो इस पाठ में बड़े घर की बेटी के तौर पर आई हुई आनंदी एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार के साथ जुड़ जाती है, वहां पर रहती है, उन हालातों के साथ वह मिलजुल कर रह पाती है अथवा रहती है। और एक दिन झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होने के बाद घर बिखरने लगता है, तो उसी घर को वह बिखरने नहीं देती है, बिगड़ता हुआ काम को बना लेती है। यानी कि बड़ी घर की बेटियां ऐसे ही होती है। तो हमें इस पाठ के जरिए यह सीखना चाहिए कि यहां पर बेटियों की इज्जत करें, तो बेटियां भी घर की रक्षा करती हैं। बेटियों को आदर के साथ देके, सम्मान के साथ देके, अपने खुद की बेटियों की तरह उन्हें देखे। तो इस पाठ का यह संदेश है। तो छात्रों, पहला पाठ आपके लिए बड़े घर की बेटी, इस पाठ का समाप्त हो जाता है। तो यहां पर कुछ मुहावरे हैं, तो इन मुहावरों का अर्थ हम देखेंगे। खून का घूंट पीकर रह जाना, यानी कि क्रोध को दबाकर बैठ जाना। पिंड छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ है पीछा छुड़ाना। आंखें लाल होना, गुस्सा करना। तिलमिला उठना,
बौखला जाना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, गले लगना, आलिंगन करना, सिर झुकाना, लज्जा से झुक जाना। तो छात्रों, पहले पाठ बड़े घर की बेटी जो है प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित, तो इस पाठ का यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। तो आप इस पाठ के दरमियान परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।